देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज संडे क्लास जो है स्पेशल क्लास है आपका। और आज एक ऐसे बाहुबली, एक ऐसे महान सम्राट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारी अनसुनी बातें बताऊंगा। और उस व्यक्तित्व का नाम रहेगा बेटे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। सबसे पहले ही जान लीजिए अपने क्लास को इंटरेस्टिंग करने के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में 3 शादियां करी थी। विचित्र बात तो यह है कि एक शादी इसने अपनी बहन से ही कर लिया था, चचेरी बहन। दूसरी शादी चूंकि बड़ा हैंडसम था, बड़ा ताकतवर था, इसलिए लड़कियां इस पे फिदा हो जाती थी। और इसने अपने जीवन काल में 3 लव स्टोरीज बनाया। उसके बारे में एक एक करके आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसने अपने जीवन काल का, जीवन चक्र का जो है शुरुआत किया और कितना मुश्किल से इसने इस मुकाम तक गया कि मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे बड़ी बात यह है कि मगध साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का सबसे ताकतवर राजा अगर कोई था तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने भी अपने पिता के द्वारा दी गई विरासत को खूब मजबूती के साथ संभाल कर रखा। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ने, बिंदुसार ने भी बड़ी मजबूती के साथ अपने पिता के द्वारा दी गई जो विरासत थी उसको संभाल कर रखा। अब बिंदुसार के बाद जो है उसका बेटा सम्राट अशोक आता है। और सम्राट अशोक भी शुरुआती दौर में, बेटे सुन लो, शुरुआती दौर में सम्राट अशोक ने भी अपने दादा के द्वारा और अपने पिता के द्वारा दी गई विरासत को खूब बखूबी संभाला है लड़का। लेकिन एक घटनाक्रम ऐसी होती है सम्राट अशोक के साथ कि युद्ध के समय में कलिंग युद्ध एक होता है। कलिंग राज्य पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। और वहां पर परिस्थिति ऐसी बनती है कि कलिंग राज्य की जो राजकुमारी होती है पद्मावती, उससे इसका सामना हो जाता है। चूंकि ऐसा बताया जाता है कि सम्राट अशोक जो था बहुत शुरू में क्रूर शासक था। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो है दोनों हाथों से जो है सिपाहियों को, सैनिकों को या दुश्मनों को, शत्रुओं का सफाया करता था, काटता था गाजर मूली की तरह। कलिंग पर जब इसने अटैक किया, आक्रमण किया, किसने? सम्राट अशोक ने, तो कहा जाता है कि वहां के पुरुष टोटल सैनिकों को काट डाला। अब महिलाओं ने यह सोचा कि भाई हमारे जो है कलिंग राज्य को ये क्या कर लेगा, जीत लेगा, हरा दिया है अब। इसलिए वहां की राजकुमारी पद्मावती अब बागडोर संभालती है और पूरी महिलाओं का एक सेना संगठित करके और स्वयं उसका जो है सेनापतित्व तो संभालती है और नाक पे नकाब लगाकर चेहरे पर जाती है, सम्राट अशोक को ललकारती है युद्ध के लिए। लेकिन आवाज सुनता है जब, तो इसको शक होती है इस बात की कि लग रहा है ये कोई लेडीज लड़की है। और बोलता है कि पहले अपना चेहरा दिखाओ। उसको ललकारती है कि जो युद्ध क्षेत्र में लोग आते हैं चेहरा देखकर युद्ध नहीं करते हैं, तुम अगर वीर हो तो मुझसे लड़ाई करो। ललकारती है। इसको शक होता है, अपनी तलवार की नोक से उसके जो है चेहरे के नकाब को हटाता है और देखता है कि बड़ी खूबसूरत सी लड़की उसके सामने पड़ जाती है और पूछता है कि क्यों तुम युद्ध में आई हो? वो बोली कि तुमने हमारे राज्य के सभी पुरुष वर्ग को काट दिया है, अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। तुम्हारे आगे सरेंडर करने से बढ़िया था कि मैं युद्ध करके शहीद हो जाऊं अपने राज्य के लिए। बेटे जब सम्राट अशोक नीचे देखता है तो रक्तपात इतना किया हुआ है, कहीं पे किसी सैनिक का हाथ छटपटा रहा है, किसी की गर्दन कटी है, किसी का आधा धड़ कटा हुआ है, गजब माने खून के फव्वारे बह गए होते हैं। इस चीज को जब देखता है, घोड़ा से नीचे जब वो देखता है तो उसका हृदय एकदम पसीज जाता है, हृदय परिवर्तन होता है इस युद्ध में। और वहीं पर वो क्या करता है, अपने तलवार को फेंक देता है और कहता है कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और शांति की खोज में उस समय वह भगवान गौतम बुद्ध जिनका समय चल रहा था और भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म था उसमें शांति की बात होती थी। बहुत अच्छा लगा उसको, हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस तरह से
सम्राट अशोक जैसे ही यह निर्णय लिया कि मैं अपने समय में अब अपने जीवन काल में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, और यहीं से जो है युद्ध करना जब ये छोड़ दिया, तो मगध साम्राज्य का जो विस्तार किया हुआ था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो या सम्राट अशोक हो, जब अन्य शत्रुओं को इस बात की खबर लगी कि राजा सम्राट अशोक अब जीवन में कभी हथियार नहीं उठाएगा, तब क्या हुआ कि शत्रु देशों ने उस पर धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया और ये कमजोर पड़ते गया। मगध साम्राज्य का धीरे धीरे सफाया हो गया। यानी सबसे मजबूत शासक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आया बिंदुसार, उसके बाद आया सम्राट अशोक। तो इस तरह से अब बात हमारी ये आ रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। तो इसके पीछे एक गुरु का हाथ था। किसका? गुरु का। और गुरु जो था, जिस व्यक्ति का नाम था चाणक्य, जो है आपको क्या चाणक्य, यहाँ देखिए हमने लिखा है चाणक्य। इसको कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कौटिल्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौटिल्य जो था यानी चाणक्य जो था, इसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो जवाब क्या देंगे? चाणक्य। अगर चाणक्य न रहेगा ऑप्शन तो कौटिल्य रहेगा। कौटिल्य कहिए चाहे चाणक्य कहिए, दोनों नाम सेम है। तो चाणक्य के साथ एक ऐसी व्यवस्था हुई बेटे, एक ऐसी घटना घटी कि कौटिल्य यानी चाणक्य जो थे, ये बहुत महान व्यक्ति थे। अब यहाँ हमने लिखा है नंदवंश। क्या? नंदवंश। और नंदवंश का है, सुनो, नंदवंश का एक बहुत ही क्रूर और मजबूत शासक जिसका नाम धनानंद था। क्या? धनानंद। धनानंद जो था इतना क्रूर था, बड़ी ताकतवर भी था, और धनानंद किसी बात को लेकर एक बार अपने महामंत्री को डांट दिया था, अपमानित कर दिया था। इस अपमान से बड़ा वो परेशान रहता था, मन ही मन जो है धनानंद से, महाराज से अपने बदला लेने की बात सोचता था। दुर्भाग्य से धनानंद के पिता की मृत्यु हो गई और मृत्यु भोज रखा गया। उस मृत्यु भोज में धनानंद ने अपने मंत्री से, महामंत्री से कहा कि इस हमारे क्षेत्र के इर्द गिर्द के भी जितने महान ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनको ब्रह्म भोज में बुलाइए। और महामंत्री जानबूझ करके उस एरिया के सभी पंडितों को, सभी जो है ब्राह्मणों को बुलाया बड़े आदर के साथ, और उसमें से इसने चाणक्य को भी बुला दिया। किसको? चाणक्य को भी बुला दिया। और चाणक्य को जब बुलाया बेटा, तो चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जो काला कलूटा दिखता था। हेल्दी शरीर, एकदम लंबा चौड़ा, और काला कलूटा मतलब हैंडसम, सुंदर नहीं था ये व्यक्ति, लेकिन उसमें विद्वता थी, गुण भरा हुआ था कूट कूट करके। इसने धनानंद के पिता के ब्रह्मभोज में, मृत्यु भोज में चाणक्य को महामंत्री ने जानबूझ करके बुला दिया। देखिए कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब अनसुनी कहानी बता रहा हूं। और चाणक्य को जानबूझकर महामंत्री ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए बेटे, उसने ऊंचे सिंहासन पर इसको बैठाया। अन्य ब्राह्मणों को भी सिंहासन, मैंने बैठने का आसन दिया बढ़िया, लेकिन उसमें से ऊंचा सबसे सिंहासन लगा दिया। किसका? चाणक्य का, कौटिल्य का। जब आंगन के काम को पूरा करके और यह दान देने के लिए आता है कौन? धनानंद, तो सबसे पहले नजर किस पर पड़ जाती है? सबसे ऊपर आसन पर जो बैठा हुआ था चाणक्य, उसी पर काला कलूटा व्यक्ति। अब ये चारों तरफ से घूमते घूमते गया, उसके पास खड़ा हुआ धनानंद और कहा कि क्यों बे चंडाल, तुझको किसने यहाँ निमंत्रण दे दिया है? ये ब्राह्मणों की टोली में तुम चंडाल कहाँ से आ गया? अब ये बड़ा शक पकाया। और जब ये वार्तालाप होने लगी, जब अपमानित करने लगा धनानंद, तो उसका महामंत्री धीरे से वहां से सरक गया। वो जान गया कि सही जगह पे, निशाना पे एकदम जो है क्या तीर लग गई है। जोर से चिल्लाया, गुस्से में आग बबूला होके, क्यों बे, कौन इसको निमंत्रित कर दिया है? आमंत्रण किसने दिया? इसको किसने बुला दिया इस चंडाल को? अब ये बेचारा शक पका रहा था, बार बार चारों तरफ देख रहा था कि लोग हमको देख रहे हैं और ये बार बार अपमानित कर रहा है। फिर भी सिर को नीचे रखा चाणक्य ने, बेइज्जती हो रही थी। अंत में जोर से गरज कर इसने कहा कि अरे बेचंडाल, मैं तुझी से बात कर रहा हूं। अब ये क्रोधित हो गया। कौन? चाणक्य, कौटिल्य। और क्रोधित होकर खड़ा हुआ और कहा कि बस धनानंद, बस बहुत कर लिया तुमने मेरा अपमान।
और मैं यहाँ अपमानित होने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं हूँ तुम्हारे यहाँ। और तुमने जो मेरा अपमान किया है, तुमको बहुत घमंड है अपनी ताकत पर, अपने साम्राज्य पर, और मैं आज वादा करता हूं इस भरी सभा में अपनी शिखा को खोल दिया। शिखा बोलते हैं चोटी को, चिरकी को। उसने शिखा को खोल दिया और हाथ में लेकर कहा, कसम खाया कि मैं जब तक तुम्हारे वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस बात को सुनकर बेटे धनानंद बड़े जोर से ठहाका लगाया, अट्टहास किया और कहा कि अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत आए मेरा नाश करने वाले। क्योंकि बड़ा ताकतवर था, ये क्रूर था। ये साधारण सा आदमी बोल रहा है कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, तुम्हारे वंश का, खानदान का मटिया मेट कर दूंगा। इसको हंसी आई जोर से। ये कहा कि अरे चल जा जा, पहले हट यहां से। अपमानित हुआ और इसने वही बेटा आप लोग तस्वीर में एक देखते होंगे, एक बड़ा सा सुंदर सा जो है नंगा बदन रहता है, बड़ा हिष्ट पुष्ट दिखता है वो देखने में, और यहाँ चोटी एक खुली हुई होती है। वही कौन है? चाणक्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम है क्या? चाणक्य। कहानी देखिए कैसे मोड़ ले रही है। अब चाणक्य ने एक कसम तो खा ली बेटा कि मैं तुम्हें समूल नाश कर दूंगा धनानंद, और धनानंद जो है इस बात को भूल गया। धीरे धीरे समय काल चक्र ऐसा हुआ कि वो भूलते गया। लाखों लाख शत्रु थे इसके, क्योंकि राजा लोग जो होते हैं उनके शत्रु भी तो होते हैं। तो इस तरह से वो समय भूलते चला गया, अपने राजपाट में लग गया। लेकिन इनको नींद अब नहीं आती थी। किनको? चाणक्य को, यानी कौटिल्य को। क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने क्या कर दिया था? घोषणा कर दिया था अपने जीवन का। बेटे इसी उधेड़ बुन में रात दिन रहते थे, चिंता से एकदम चिंतित रहते थे ये। समय गुजरते रहा। एक बार ये किसी गांव के भ्रमण में निकले हुए थे, जा रहे थे कहीं पर, पैदल यात्रा में निकले थे। तब तक देखते क्या है कि दोपहर के समय में कुछ गड़ेरिया बोलते हैं जो गाय भैंस मवेशियों को, भेड़ बकरियों को जो चराते हैं लोग, चरवाहा। कुछ चरवाहे लड़के, वो लोग जो है एक टोली बनाए हुए थे। धूप काफी थी इसलिए एक पेड़ के नीचे ओट लगा कर ये थोड़ा आराम करने लगा। आंखें बंद करके सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं। पेड़ पर ओट लगाया, सिर को, गर्दन को अपने, और आराम करने लगा। आंखें बंद किया हुआ था। तब तक बच्चों के खेलने की आवाज उसके कान में आने लगी और एक लड़का बार बार कह रहा था, क्या है दोस्तों, आज हम लोग चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। देखिए ये सुनते रहा। उसमें से एक लड़का बड़े कर्कश आवाज में बोला, क्या है फला, तुम चोर बन जाओ, ऐ दोस्त तुम सिपाही बन जाओ, और तुम लोग सैनिक रहो, तुम चोर तुम सिपाही, और मैं यहाँ का राजा बनूंगा। जब ये कहा कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा, तब चाणक्य ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भाई ये कौन है जो चोर सिपाही का खेल खेल रहा है, किसी को चोर किसी को सिपाही बना रहा है और खुद को सम्राट घोषित कर रहा है। इसमें जरूर कुछ अलग है। उसको बड़े प्यार से बुलाया अपने पास, चूंकि खेल को बड़ी अब गंभीरता से देखना शुरू किया, और उस खेल में देखा कि जो चोरी किए थे उसके शासनकाल में, उनको सिपाहियों ने, सैनिकों ने पकड़ कर लाया था उसके पास, और बड़ा न्याय किया था उसमें पारदर्शिता के साथ। इससे बड़ा प्रभावित हुआ गुरु चाणक्य। उस लड़के को बुलाया अपने पास से और कहा कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है, सब बताता है वो गड़ेरिया, और कहता है कि ये चाणक्य बोलता है कि मुझे अपने माता पिता से मिलाओ। लेकर जाता है और उसके माता पिता चूंकि बड़े गरीब व्यक्ति थे, चूंकि ये गड़ेरिया का बेटा था, ये कहानी कुछ अलग ढंग की है। वहां जाकर इन लोगों को कहता है कि चाणक्य बताते हैं अपना परिचय। ये लोग परिचित हो जाते हैं कि भाई इनके जैसा महान गुरु तो कोई है नहीं। अगर स्वयं मेरे दरवाजे पर चल कर आए हैं, मेरे बेटे का हाथ मांग रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस तरह से बेटे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर वहां से चल दिया और उसको ले जाकर अपने सानिध्य में रखकर पढ़ाना लिखाना शुरू किया। उसको बहुत ज्ञानवान बनाया, राजनीति की सारी बातें उसको पढ़ाई। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है ये बहुत ताकतवर होते चला गया, शक्तिशाली होते गया, और गुरु की कृपा उस पर हुई कि एक बहुत तेज तर्रार व्यक्ति साबित हुआ। चाणक्य प्रायः उदास रहा करते थे। कौटिल्य जब ये जवान हुआ, पूरे अपने जवानी काल में आया, कौन? चंद्रगुप्त, तो गुरु की उदासी को प्रायः देखा करता था। सुनो बेटा,
गुरु की उदासी को देखकर इससे अब बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरे जैसे यंग हिष्ट पुष्ट शिष्य को रहते हुए मेरे गुरु जी को कौन सी ऐसी चिंता सताती है कि ये जो है अकेले एकांत में बैठे रहते हैं। जब पूछता था तो बातों को टाल दिया करते थे, बोलते थे कि उचित समय आने पर बेटा बता दूंगा। आज ये जिद कर दिया कि नहीं, मुझे बताइए अपनी चिंता का वजह। चाणक्य ने उन सारी घटनाओं को बता दिया कि मेरा अपमान कैसे कैसे किया था, और मैं ये जो चोटी जो बार बार पूछते हो कि मैं सीखा क्यों नहीं बांधता हूं, यही कारण रहा बेटा। मैं बहुत बड़ा जो है संकल्प ले लिया हूं। चाणक्य की बातों को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंता करते हैं। अब देखिए, इतना महान, इतना क्रूर, इतना ताकतवर धनानंद के बारे में सारी बात सुनने के बाद चाणक्य की बातों को सुनकर ये कह रहे कि बस इतनी सी बात के लिए इतना चिंता करते हैं, चलिए उससे फरिया लिया जाए। गुरु और चेला, अब इसको बड़ा ताकत मिलती है। गुरु और चेला एक छोटी सी सेना की टुकड़ी तैयार करते हैं बेटे, और जा करके धनानंद के राजधानी मगध साम्राज्य पर ही ये लोग अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। जब धावा बोलते हैं बेटे तो चारों तरफ से सैनिक इन लोगों को घेर लेते हैं और पकड़े जाते हैं। धनानंद पूछता है कि अबे तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं वही चाणक्य हूँ। तुम ही हो, चले थे मेरा नाश करने के लिए। सिपाहियों बंद करो इन दोनों को। तुम कौन है रे? तो मैं इनका शिष्य हूँ। चलो दोनों को बंद करो। बबुआ जेल में कोठरी में बंद कराया और कहा 100 कोड़ा दोनों टाइम। दोनों का बदन जो है नंगा कर दिया गया और इन लोगों को लटका दिया गया ऐसे जंजीर में, हाथ पैर सब बांध करके ये लोग खड़े रहे। और अंधेरी कोठरी में दोनों टाइम कोठरी खोल खोल के इन लोगों के शरीर पर कोड़े बरसाया जाता था। बाप दादा चिल्लाते थे ये लोग। उससे नहीं तो तनी नमक मर्चा भी रगड़वा दिया करता था। पूरा चिल्लाते थे लोग। एक मौका बुझ रहे, होल, छेद, एक छिद्र में से एक लड़की जो धनानंद की बेटी थी जिसका नाम नंदिनी था, वो देखती थी कभी कभी कि बाप रे आखिर पिताजी किसको इतना पिटवाते हैं। तो एक तरफ जो है गुरुजी लटकाए गए थे जो वृद्ध हो गए थे, दूसरा तरफ वो देख रही थी तो बाप रे पूरा हिष्ट पुष्ट नौजवान गबरू जवान व्यक्ति टंगाया है, आई लटके रहता था। और उधर से जब रोशनी की तरफ से वो हटा के व्यवस्था देखती थी तो ये भी उधर देखता था, और दोनों की आंखें वहीं चार हो जाती थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की दर्द भरी आवाज को सुनकर नंदिनी धनानंद की बेटी का दिल पसीज गया बेटे, और उसने एक रात जा करके उसको क्या कर दी, उन दोनों को आजाद कर दी, स्वतंत्र कर दी, और कही कि मुझे याद रखना। ये बोला कि मैं जरूर लौट कर आऊंगा। तुम कौन हो देवी? इसने सारा परिचय दिया कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। इसने कहा कि कोई बात नहीं, बदला तो लूंगा ही लूंगा और तुझे भी लेकर जाऊंगा। दोनों बेटे वहां से भागते हैं। गुरु और चेला बोलती है कि पहले भागो यहाँ से, जान बचा कर रहोगे, रही जीव तबे नु खाई घी, भागो पहले यहाँ से। ये दोनों भागते हैं बेटे और वादा करके जाता है कि मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए। फिर तब तक सुबह हो जाती है। धनानंद को पता चल जाता है कि दोनों हमारे जो है कैदी भाग चुके हैं। दोनों कैदियों के पीछे सैनिकों को लगा देता है कि पकड़ के लाओ, पुनः जान लिया जाए कि किसने भगाया है भाई। अब देखिए, अगर जान जाएगा कि मेरी बेटी ही भगाई है तो अब क्या हाल होगा। लेकिन इसे भी भरोसा था कि वो दोनों भाग जाएंगे। इतना पिटाया था सबकी, कोई दोबारा अब आने का नाम लेगा। भगते रहे दिन भर जो है ये लोग, अब भगते रहे छुप छुप करके, और शाम अब हो गई। सैनिक लोग भी अपने घोड़े से लगे रहे थे, चारों तरफ खोज रहे थे इन दोनों को। ये लोग भागते भागते शाम के समय में एक झोपड़ी में घुस गए, एक बुढ़िया की झोपड़ी में। देखिए अब टर्निंग पॉइंट, यहाँ से कहानी बड़ी मजेदार हो जाएगी। यहाँ वह बुढ़िया रोटी पका रही थी। क्या रोटी पका रही थी? शाम के पहर में एक छोटा बच्चा उसका था, खूब जोर जोर से रो रहा था, भूख लगी थी, खाने के लिए रो रहा था। माँ ने कहा कि बेटे मैं तुरंत तुमको व्यवस्था करके दे देती हूँ, रोटी खा लो। और वो चकला बेलना लेके बैठी और जो है भोजन बनाने, मतलब रोटी सेकने लगी। और उसी झोपड़ी में ये लोग दौड़ करके भाग गए। सैनिक लोगों की जब घोड़े की टाप सुने आवाज तो ये दोनों गुरु शिष्य उस झोपड़ी में घुस गए। एक कोना में गुरु और एक कोना में चेला।
एक कोना में चाणक्य और एक कोना में चंद्रगुप्त, ये दोनों लुका गए, छुप गए। आंख मिचौली खेल होता है ना, तिरकोना कोनी। अब ये लोग चुपचाप साइलेंट हैं। बुढ़िया ने रोटी पकाई और वो सब अपने बच्चे के थाल में रख दिया। उस बच्चा ने रोटी उठाया और ये बुढ़िया अब निश्चिंत हो गई कि मैं दे दी हूं खाने के लिए, खाएगा तब तक दूसरी रोटी बना के दूंगी। अब इस व्यवस्था में वो लगी हुई थी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में। वो लड़का थोड़ा सा चुप हुआ और जितना तेजी से रो रहा था ओकरा से कई गुना तेजी से और रोने लगा। बुढ़िया को गुस्सा आया कि चुट्टा कहीं का खा नहीं रहा है, जब रोटी हम दे दिए तो खाना चाहिए, अब क्यों रोने लगा। देखते हैं कि अरे ये तो मुंह पूरा झुलास लिया, हाँ कर रहा है, रो रहा है जोर जोर से। बोले कि क्या हुआ रे चुट्टा। वो बोला कि मम्मी क्या बताएं, मुंह झुलस गया। बोले कैसे खाया, तो बीचे में से कुकाचे बांध के मार दिए। कुकाच बुझ रहे ना, एक हबोक लिए, बस झुलस गया। वो कहीं चुट्टा कहीं का तोरा हाल वही है जौन चढ़केवा का था। जौन काम हो चढ़कवा एगो है ना, अपने को गुरु बुझता है बहुत बड़का। एगो लड़का बेचारा ओकर जान पर तुला हुआ है, वो कौन, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्तों को बक्सी झोंकवा दिया, अपने तो पिटाइए रहा है। जो काम चाणक्य ने किया है वही काम तुम कर दिया। आज बाप, अब ये गुरु और चेला दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, मटकिया रहे हैं कि तब ये क्या हो रहा है। हम लोगों के नाम का बड़ा चर्चा है, झोपड़ी में भी चर्चा चल रही है ना। चाणक्य दौड़े दौड़े आता है और कहता है कि हे माते, हमने कौन सा ऐसा काम किया और आपका बेटा ने कौन सा ऐसा काम किया कि इस तरह की बातें हुई। क्योंकि इसके पहले उस लड़के ने जब रोना शुरू किया था, माँ ने कहा कि चाणक्य ने जो काम किया तुम भी कर दिया, तो बेटे ने कहा कि वह कौन काम किया था और हमने क्या किया, कंपेयर की और कहे कि जिस तरह से चाणक्य ने गलती क्या कर दी थी कि धनानंद से बदला ही लेना था। इतना क्रूर शासक था, वो जान ही रहा था बदला ही लेना था। तो धीरे धीरे उसके राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को काटते काटते, उसके अंग को काटते काटते राजधानी पर आता। जैसे तुम इस रोटी को खाना ही चाह रहे थे तो कगरी कगरी से तुर तुर कर खाया होता, चुट्टा कहीं का तो खा गया होता, मुंह नहीं जलता। ऐसे ही चाणक्य भी पहले साइड साइड से जो है क्या किया होता, अटैक किया होता, तो आज वो हरा भी दिया होता धनानंद को और आज वो क्या विजयी भी हो गया होता। इतनी बात को जब चाणक्य ने सुना तो दौड़कर उस बुढ़िया के पैर पर गिर गया और कहा कि हे मातेश्वरी, आपने हमारी आंखें खोल दी। और फिर बेटे इसी शिक्षा को लेकर कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य गुरु और शिष्य ने बहुत बड़ी शिक्षा लिया वहां से और फिर एक सैनिक का संगठन तैयार किया और पुनः एक बार क्या किया, इन लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ धनानंद के छोटे छोटे राज्यों पर अटैक करके, अब जहां ये लोग अटैक करते थे जीत जाते थे, उसके सैनिकों को भी आपस में अपने में मिला लेते थे। ऐसे करते करते लोग मजबूत हो गए और धनानंद से इन्होंने बदला लिया। नंद वंश का बेटा वहीं पर समाप्ति हुआ और नंद वंश की समाप्ति के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अपने गुरु की कृपा से इतने बड़ा सम्राट बना, इतने बड़े साम्राज्य का, जो मगध साम्राज्य का वो क्या बना, राजा बना।